राम राम जी, मैं नन्हे पहलवान। आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी, बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ जुड़ चुके हैं भाई तरुण दास। तरुण भाई बेसिकली बंगाल से हैं मूलतः, पर रहते महाराष्ट्र में। तरुण भाई आपका बहुत पैदा बड़ा ही महाराष्ट्र में हुआ। अच्छा। तरुण भाई, आज बंगाल में फेज 2 का इलेक्शन भी खत्म हो गया और 5 बजे तक ही 90% वोटर टर्नआउट हो गया था। फाइनल फिगर अभी आना बाकी है। यस, वोटिंग बहुत बम्पर हुई है। मुझे लग रहा है कि 94-95% भी जा सकती है, 94-95%। मेरी आज आई डोंट थिंक 92 तक ही होगा शायद। चलिए 92 भी बहुत बहुत मतलब वर्ल्ड का रिकॉर्ड ही हो जाएगा मुझे लगता है, 92% वोटिंग। और ऐसे एरिया जहां जो प्राइमरली अर्बन हो तो उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा, ये तो रिकॉर्ड है। शहरी वोट में सबसे ज्यादा कोलकाता में पड़ा हुआ है इस बार। देखिए, बीजेपी कोई चुनाव लड़ने नहीं गई थी। बंगाल एक युद्ध था, और जब आप राक्षसों के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं ना, तो फिर कोई नियम फॉलो नहीं होता। और पहली बार मैं बीजेपी से खुश हुआ हूं कि बीजेपी ने बिलो द बेल्ट भी वार किया और हर चीज का इस्तेमाल किया। साम दाम दंड भेद। वो साम दाम में साम है ईडी, दाम है सीबीआई, दंड है सीआरपीएफ, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, और जो भी वहां ऑफिसर्स डिप्लॉय किए गए थे। और मैं कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने काफी हद तक माहौल को पॉजिटिव रखा और नेगेटिविटी में बदल नहीं पाया। ममता बनर्जी की बौखलाहट तो हम पिछले 3 दिन से देख रहे थे। अभिषेक बनर्जी हो, चाहे वो उनका टीएमसी का वो जो उनका स्पोक्स पर्सन है, जो अजय राज शर्मा जी के लिए कह रहा था कि उनको कहीं से मर्जी ढूंढ के लाऊंगा और या करूंगा वह करूंगा। तो जी, वो उसका नाम जहांगीर खान है। ये जहांगीर खान जो है ये डायमंड हार्बर का बहुत बड़ा गुंडा है। डायमंड हार्बर इसलिए इंपॉर्टेंट है वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स में क्योंकि कोलकाता का जो मेयर है ना, ये फिरद हकीम, ये जो बोलता है इंशाल्लाह आधी बंगाल उर्दू बोलेगी, शहर में रह के बंगालियों के बीच में रह के ये इस्लामाइजेशन की बात करता है, जबकि इसकी खुद की माँ बाय द वे एक बंगाली हिंदू ब्राह्मण ही है, मुखर्जी सरनेम था उनका, और इसके दोनों बेटियों की शादी हिंदू आदमियों से ही हुई है। ये जहांगीर खान इस फिरद हकीम का करीबी है। ये कोलकाता का मेयर भी है और डायमंड हार्बर विधानसभा सीट से लड़ता है। एंड जो अभिषेक बनर्जी है वो डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से लड़ता है। तो ये जहांगीर खान इतना बड़ा मीडिएटर है इनके बीच। सो ये वहां का सस्ता शेख शाहजहां है। और ये जो खुला धमकी दे रहा है ना ये कैमरे के सामने, ये टीएमसी को सीपीएम से डिस्टिंग्विश कराता है। आप टिपिकली सोचिए, बंगालियों का टिपिकल स्टेरियोटाइप था कि वो इंटेलेक्चुअल टाइप के, बड़े प्राउड टाइप के लोग हैं, सोफिस्टिकेटेड टाइप के लोग हैं। ये जो सोच बनी ना, ये सीपीएम ने बनाई जब उन्होंने इंश्योर किया कि इनके जो गुंडे एलिमेंट्स है, क्योंकि शेख शाहजहां स्वदेश काल में पहले सीपीएम में था, फिर टीएमसी में आया ना, तो 2011 से पहले तक जो ये सीपीएम के जो गुंडे थे ये अपने अपने गांव में रहते थे, टाउन्स में रहते थे। ये पश्चिम बंगाल के वायलेंस को यूपी बिहार के वायलेंस और गुंडों से अलग बनाती है। क्यों? क्योंकि यूपी बिहार के जो क्रिमिनल एलिमेंट्स थे, जैसे गैंगस्टर्स हो गए, शहाबुद्दीन हो गए, अतीक अहमद हो गए, विकास दुबे हो गए, ये अपने अपने जाति कौम के लीडर बन गए। ये खुद इलेक्शन भी लड़ते थे और कैमरे के सामने आके चीजें करते थे। वेस्ट बंगाल के जो गुंडे थे ना, ये ज्यादा से ज्यादा पंचायत इलेक्शन लड़ते थे, अपने अपने टाउन और गांव में रहते थे और दूसरों के टेरिटरी में नहीं जाते थे। वो अपने अपने को लिमिट में सीमित रखते थे और इंश्योर करते थे कि इनका नाम कहीं बाहर ना आए। टीएमसी की प्रॉब्लम ये हो गई कि इन्होंने ऐसे टाइप के लोगों को फ्रंट में ले आए, कैमरे के सामने ले आए। इसकी वजह से लोगों को बंगाल का वो चेहरा दिखा जो कोई बंगाली खुद भी नहीं जानता था, कोलकाता वाला, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं था बंगाल के गांव और टाउन्स में ऐसे ऐसे लोग रहते। जी। और ये जो आईपीएल जैसे 15 दिन पहले हम भी बंगाल में थे और उस वक्त रोड पे एकदम भी बीजेपी का माहौल दिखता नहीं था। लेकिन पिछले 15 दिनों में जो बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली ना, और जब वो अग्रेसिव होना शुरू हुई है, गेम वहां चेंज हुई। बंगाल में अमित शाह का उतरना, योगी जी का आना, मोदी जी का आना। और मुझे देखिए सबसे अच्छी बात बीजेपी में ये लगती है ना, जैसे मैं जहां से आता हूं यूपी में, वहां हमेशा आखिरी चरण में चुनाव होता है लोकसभा का, और मोदी जी भी क्योंकि बनारस से ही लड़ते हैं तो वो भी वहां आ जाते हैं। तो आखिरी चरण में क्योंकि सब जगह का चुनाव खत्म हो चुका होता है और पूर्वांचल का वो एरिया बाकी होता है,
मोदी जी आके और पूरी भाजपा आके बनारस में या बनारस के आसपास के जिलों में कैंप कर देती है, और मैं बताऊं वही गेम चेंजर साबित होता है। मोदी जी का, अमित शाह का, योगी जी का आखिरी के दिनों में बंगाल में कैंप करना, बंगाल में खुद घूमना, उससे ना एक हवा बहुत ज्यादा बदली। पिछले 10 दिनों में चुनाव बदला ही 20 तारीख के बाद है। ये लोग को बात समझ नहीं आई। जो Yes. अंडर करंट था ना, वो सुनामी में बदला है आखिरी 10 दिनों में। ऑल्दो ममता बहुत अच्छा लड़ेगी नहीं लड़ेगी वो तो 4 तारीख को पता चलेगा कि किसको कितना वोट मिला। अब तो सब कुछ बैलेट बॉक्स में, ईवीएम में बंद हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जो अच्छी चीज दिखी कि वो जो भद्र लोग है ना, वो जो बंगालीज हैं, बंगाल में जो अपर कास्ट थी, जो पढ़े लिखी कास्ट थी, जो शहरों में रहते थे और रिच पीपल थे, उनके अंदर मुझे लगता है कि आरजे कार की वजह से एक इमोशनल वो स्विच आया कि जिस प्रदेश में हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, देखिए ऐसी घटना किसी भी प्रदेश में किसी भी शासन में हो सकती है, लेकिन उन दोषियों को बचाना, उनको सजा ना देना। ममता बनर्जी ने जो सबसे बड़ा गुनाह किया है वो अपने घर की एक बेटी की इज्जत की रखवाली नहीं कर पाई और फिर अपने उस गुंडे कैडर के उस व्यक्ति को बचाती रही जिसने आरजे कार में उस घटना को अंजाम दिया था। तो ममता बनर्जी देखिए कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, तो ममता बनर्जी का वो किला ढहना था। और बीजेपी देखिए, मुझे पहली बार मजा आया, यहाँ इसी बीजेपी का हम वेट कर रहे थे। पहली बार लगा कि नहीं, ये सच में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बीजेपी है, ये अब पुरानी वाली बीजेपी नहीं रही है। इस बार जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया है ना, हर तरीके से बीजेपी ने चुनाव में वो सारे टैक्टिक्स इस्तेमाल किए हैं। वो कहते हैं ना, देखिए जब महाभारत में अभिमन्यु का वध हुआ है तो सबको पता था कि अभिमन्यु को अकेले नहीं हम मार सकते हैं, तो कई सारे 7 महारथी इकट्ठा हुए और फिर उन्होंने मिलकर अभिमन्यु का वध किया। क्यों? क्योंकि वो युद्ध था। पहली बार बीजेपी ने, मुझे लगा है कि बिलो द बेल्ट गई, हर वो तरीका हथकंडा अपनाया है और रिजल्ट है कि मुझे लगता है कि हाँ, अब बीजेपी, मुझे जहां तक उम्मीद है पिछले 10 दिनों से, अब बीजेपी आ रही है। जो अंडर करंट था वो सुनामी में बदला है। ये एक चीज बताना जरूरी है बंगाली भद्र लोग के बारे में, क्योंकि मैं टेक्निकली खुद भद्र लोग में आता हूँ, और वो एलिट वाले नहीं जो कैमरे के सामने बड़े अमार सुनार बांग्ला वाले लेक्चर्स झाड़ते हैं। भद्र लोग है 2 टाइप के, एक एलिट क्लास वाले जिसमें महुआ मोहिता, डेरेक ओब्रायन या सीपीएम के बड़े बड़े सपोर्टर्स आते हैं, लीडर्स आते हैं। दूसरे है मिडिल क्लास वाले टाइप के, जैसे मेरे परिवार है। बहुत सारी ऐसे परिवार है जो पश्चिम बंगाल से 1-2 जनरेशन पहले निकल गए और दूसरे स्टेट्स में सेटल हुए, ठीक है। तो उनका व्यू काफी अलग है, उनने जिस तरह से दुनिया देखी वो काफी अलग है कंपेयर टू वो कोलकाता वाले मिडिल क्लास भद्र लोग या एलिट क्लास भद्र लोग जो एक बबल के अंदर रह गए, ठीक है। अब कभी भी एक चीज देखोगे, एक बंगाली मिडिल क्लास को दूसरे किसी स्टेट और राज्य के मिडिल क्लास में एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पता है क्या है? आप किसी भी एलिट क्लास या मिडिल क्लास यूपी, बिहार या फिर राजस्थान, गुजरात, साउथ इंडिया का भी देखोगे, कई सारों के खुद के एग्रीकल्चर जमीन है या फिर कोई प्लॉट है या फिर फैमिली बिजनेस है या फिर गुजराती मारवाड़ी देखो छोटे छोटे बिजनेसेस या स्टॉक्स है, शेयर ओनरशिप है, कुछ चीजों की है। पंजाब हरियाणा में एग्रीकल्चरल लैंड्स है जो कि काफी प्रोडक्टिव भी है। बंगाली मिडिल क्लास के पास ऐसा क्या है? यही तो प्रॉब्लम है, बंगाली मिडिल क्लास के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, ना एग्रीकल्चरल लैंड है, ना बड़ा प्लॉट है, ना उनके घर की वैल्यू है, क्योंकि जब से 1980s में कोलकाता का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तब से वहां की लैंड वैल्यू क्रैश हो गई। कोलकाता हैज अमंग द लोएस्ट लैंड वैल्यू अमंग ऑल मेजर सिटीज, वहां के रेंट प्राइसेस भी बहुत कम है। तो एज ए एसेट, चाहे वो गोल्ड हो या कुछ भी हो, जैसे साउथ इंडियंस गोल्ड बहुत रखते हैं, ठीक है, बंगाली मिडिल क्लास के पास वो भी नहीं है। So Bengali middle class is actually technically the most poorest middle class among all major states, और सपने देखते हैं बहुत बड़े बनने की। और ये रियलिटी हिट करती है उन लोगों को जो कोलकाता के बाहर निकले, खासकर की हुआ जो बेंगलुरु, नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम में काम करने गए। उन्हें रियलाइज हुआ कि साले सब आगे निकल गए, हम पीछे रह गए। एक जमाना था व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। क्यों? क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल जैसे फिल्म मेकर्स हो गए, सत्यजीत राय, मृणाल सेन, यहाँ तक कि जो राइटर्स हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर, ये सब, इनके बाप के पास पैसा था, ये बड़े बड़े जमींदार घरों से थे, ज्यादातर अच्छे अच्छे फैमिली से थे।
जो कम्युनिस्ट एलिट बांग्लादेशी साइड के थे वो जब आए तो कम से कम कुछ तो वेल्थ कुछ लेके आए, उनका पास कुछ था। पर जब तक 1980s 90s हुआ ना वो सब खत्म होने लगा, और अब तो वो भी खत्म हो चुकी है। सो बंगाल के युवाओं ने नोटिस किया उन्होंने बहुत कुछ खो डाला है। एंड दूसरी बात ये कि आप किसी भी घरों में देखिए, यूपी बिहार के खास करके हर किसी घर में कम से कम एक दो भाई बहनें हैं। मैंने जितने बिहारी देखे अपने दिल्ली में काम करते हुए मैक्सिमम 3 या 4 भाई बहनें, 2 भी नहीं 3-4 है। आप बंगाली मिडिल क्लास को देखोगे मैक्सिमम अपने घर के लौते बच्चे हैं, खास करके कोलकाता वाले, उनके कोई भाई बहन ही नहीं, सिर्फ कजिन्स है। मेरे खुद के फैमिली का यही हाल है, जो मेरे रिलेटिव है कोलकाता में सब उनके घर के लौते बच्चे, उनके स्कूल कॉलेज वाले सब अपने घर के लौते बच्चे। सो जब ये ममता दीदी बोलती है मैं बंगाल को गुजरात राजस्थान बनने नहीं दूंगी, दीदी उनका फैमिली स्ट्रक्चर आज भी इंटैक्ट है, उनके पास वेल्थ है, लैंड है, बिजनेस है। बंगालियों ने सब खो दिया है। यू हैव अ सब सहारन अफ्रीकन जैसी जीडीपी पर कैपिटा विद फैमिली स्ट्रक्चर ऑफ साउथ कोरिया जापान, न्यूक्लियर फैमिली, आइसोलेटेड फैमिलीज, टूटे हुए फैमिलीज। एंड इसके कारण जो माँ बाप होते हैं वो अपने एक लौते बच्चे पे सब कुछ दे देते हैं। फिर तब होती है आरजी खान मेडिकल कॉलेज गैंगरेप मर्डर केस, और पूरे बंगाल मिडिल क्लास हिल जाती है। बिकॉज क्या था ना कि जो 2013 में पार्क स्ट्रीट गैंगरेप केस हुआ था जिसमें सुजैन जॉर्डन जो एंग्लो इंडियन थी, क्रिश्चियन थी, वो भी बहुत शॉकिंग थी। वो पहला मेजर केस था, तभी से ही ममता दीदी का चेहरा निकल के सामने आ गया था। पर तब वो समझ नहीं पाए क्योंकि सुजैन जॉर्डन जो थी वो बंगाली मिडिल क्लास ही नहीं थी, मास लेवल पे नहीं, तो हिट नहीं किया। पर जब ये आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ ना, ये सबको हिट किया। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो मिडिल क्लास से थी, हम जैसे सिंपल फैमिली से थी, इसलिए भी क्योंकि सीएम सिर्फ कवर अप ही नहीं कर रही थी, टीएमसी की पूरी मशीनरी आ गई आरजी कर मेडिकल कॉलेज से तोड़फोड़ करने। ये कौन करता है? कौन सी स्टेट सरकार है जिसकी सीएम प्रोटेस्ट के लिए निकलती अपने ही स्टेट में हुए क्राइम के अगेंस्ट, जिसकी सीएम वो खुद है, हुआ हॉस्पिटल में, हेल्थ मिनिस्टर वो खुद है, लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है बचा। लॉ एंड ऑर्डर करने का काम किसका है? होम मिनिस्टर का। होम मिनिस्टर भी वो खुद ही है, ममता दीदी। सो सारा उंगली आपके ऊपर आता है। फिर से इंसिडेंट होता है दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज में, वहां पे एक लड़के का गैंगरेप हो जाता है। और जितने भी केसेस बताए मैंने तीनों, पार्क स्ट्रीट, आरजी कार, ये सब में ना संजय रॉय तो मेन एक्यूज्ड है, पर लेकिन वो साइड है, ठीक है, उसको हटा दे। कम से कम 3-4-5 ऐसे केसेस गिना सकता हूं जहां पे मेन एक्यूज जो थे वो समुदाय विशेष के थे, मतलब वो जो बड़े पीसफुल समुदाय से है। वो हद से ज्यादा रेप मर्डर कर रहे हैं, और ममता दीदी बार बार विक्टिम को ही ब्लेम कर रही है। रात को 12 बजे नहीं निकलना चाहिए था। मुझे याद है एक बहुत पहले रेप केस हुआ था जिसमें ममता दीदी ने बोला था कि लड़के लड़की आपस में ज्यादा मिलते हैं तो इसकी वजह से ये सब होता है, ऐसी चीजें बोले थे। और जब ये आरजी खान मेडिकल कॉलेज हुआ था तो स्टेज में ममता दीदी ने बोला था 10 लाख टका तो दीते ही पारी, मतलब 10 लाख रुपए दे ही सकती हूँ किसको? आरजी खान मेडिकल कॉलेज में जो विक्टिम है उसके माँ बाप को। बीजेपी ने उनको विधानसभा टिकट दिलवा दिया। समझ रहे हो ना पूरा? इसलिए बंगाल साइकी इतनी हिल गई इस केस के बाद, क्योंकि इसके बाद बच्चा इकलौता है ना, ये बात तो मैं मानूंगा आपकी कि ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर हुआ तरुण जी। लेकिन इन सब बातों के बीच में एक बात अभी भी है ना कि सब कुछ के बाद भी आज भी भद्रलोक का एक हिस्सा है ना जो ममता के साथ इंटैक्ट है। वो तो रहेगी। देखिए वो क्यों है ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी वेल्थ गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी बिजनेसेस को निकाल के नोच के खा के अपने आप को बनाया। इनके अंदर नफरत के अलावा कुछ नहीं था, क्योंकि इन्होंने खुद कोई ज्यादा वेल्थ बनाई नहीं। ठीक है, वेल्थ आप तब बनाते हो जब आप आपके स्टेट में बिजनेस की कैपेसिटी हो, आपके इंडस्ट्रीज यूनिट्स लग पाए, आप अपने ऑक्यूपेशन से कमा सको। प्रॉब्लम ये हो गई कि आज के जमाने में जब बंगाली एलिट्स के पास पैसा नहीं है, बंगाल में कोई बड़े इन्वेस्टर्स नहीं है लोकल, चाहे वो मारवाड़ी, गुजराती, जैन भी क्यों ना हो, तो उनके स्टेट आर्ट, सिनेमा को फंड कौन करेगा? ये जो एलिट जो इतने बुक लिखते हैं उनको फंड कौन करेगा? रीड कौन करेगा? आज के जमाने में गुजराती, उड़िया फिल्में बंगाली फिल्मों से ज्यादा कमा के दिखाती है। ये आयरनी की बात है।
यह हालत हो चुकी है। सो जो एलीट क्लास थे वो अपने इल्यूजन में रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बेनिफिट किया दूसरों को नोच के। वो कैसे आके स्टेट की भलाई की सोच सकते, क्योंकि अगर भलाई हो गया तो सब उनसे आगे निकल जाएंगे। सबसे आगे तो ये आती है महुआ मोइत्रा। पहले के जो सीपीएम के भी जो नेता थे ना, उनके बोलने का तरीका अच्छा था। महुआ मोइत्रा की प्रॉब्लम ये है कि इसके बोलने का तरीका भी अच्छा नहीं है, इसकी नॉलेज हॉलो है। इसको ये नहीं पता कि वीर सावरकर महाराष्ट्र का है या गुजरात का है। वो पूरे स्टेटमेंट सुन के मैं हंस पड़ा, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में पैदा बड़ा हुआ हूँ। भाई सावरकर को चाहे कांग्रेस हो या एनसीपी भी क्यों ना हो, वो सब बहुत सम्मान देती है। ही इज अ मास लीडर इन महाराष्ट्र। इनको ये चीज समझ नहीं आती। इन्होंने बेसिकली सिर्फ डर दिखा दिखा के इतना इतना नफरत फैला दिया कि लोगों के अंदर वो डर खत्म हो गया। याद है ना वो मेरी कॉम मूवी आई थी प्रियंका चोपड़ा की, उसमें ये डायलॉग था, किसी को इतना मत डराओ कि वो डर ही खत्म हो जाए। ये 2026 के विधानसभा में वो डर खत्म हो गया लोगों में। चाहे गरीब हो, अमीर हो या मिडिल क्लास हो, सब जाग गए। उन्हें रियलाइज हुआ कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इतना मत डराओ कि हमारा डर खत्म हो जाए, जो कि खत्म हो चुकी है। ठीक है तरुण भाई, आपने बड़ी सही जानकारियां दी, हमें भद्रलोक की वो मेंटालिटी भी समझाई और भद्रलोक में जो मिडिल क्लास है उसके बारे में बताया कि इस बार वो क्यों बीजेपी के साथ है। जी। और इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज है जो 2021 और 26 में अलग है। एक चीज पता है क्या, ये 2021 के विधानसभा चुनाव में एग्जैक्टली कहां हारी बीजेपी, गेस कर सकते हो? वो तब हारी जब मोदी जी ने, माटी मानुष, उससे भी ज्यादा, जब मोदी जी ने पर्सनली ममता दीदी को टॉन्ट मारा, दीदी ओ दीदी। वो जो स्टेटमेंट है ना, वो बहुत बंगालियों में चुभी, खास करके महिलाओं में। मेरे रिलेटिव जो थे कोलकाता में सोच रहे थे कि बीजेपी को वोट देके देखे, पर जब दीदी को ऊपर ये स्टेटमेंट दिया ना मोदी जी ने, तो ममता दीदी ने उसको टर्न अराउंड कर दिया पूरा। ठीक है, खेला होबे, माँ माटी मानुष, ये वाली स्टेटमेंट बोलनी शुरू कर दी। पूरा जो आईपैक के जो ये उनकी जो थिंक टैंक थी जो पीछे टीएमसी को सपोर्ट कर रही थी, उन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा चला दिया और इतना अच्छा नैरेटिव बनाया कि जो लोग सोच रहे थे महिलाएं खास करके बीजेपी को वोट देने का, वो भी टीएमसी के पास वापस चली गई और मेरे रिलेटिव्स ने भी वापस वोट दे दिया टीएमसी को। 2024 के लोकसभा में बहुत कुछ बदला, बट वो क्या थे ना, जो रूरल थे, ट्राइबल्स थे, मिडिल क्लास वाले थे, जो वोट दिए थे लास्ट टाइम 2019 के विधानसभा, 21 के विधानसभा में, वो खिसक गए थे। इसकी वजह से बीजेपी वापस लॉस में आ गई 2024। अब वो नहीं है लकीली। दूसरा मेन फैक्टर है कांग्रेस सीपीएम वोटर्स का। मैंने आपको वोट मैप भेजा था व्हाट्सएप पे, जो दिखाने के लिए कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है पर डिस्ट्रिक्ट, और 2011, 16, 21 विधानसभा में इलेक्शन मैप क्या था, रिजल्ट क्या था, आपने देखा होगा शायद से। क्या आप उसको दिखा सकते हो? मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। तरुण जी, ये ना एक मेरे पास एक ये मैप है जो आपने भेजा था कि परसेंटेज ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इन वेस्ट बंगाल बाय डिस्ट्रिक्ट्स। मुर्शिदाबाद 66.88%, मालदा 51.27, नॉर्थ दिनाजपुर 49.92, बीरभूम 37.06, साउथ 24 परगना 35.57, नदिया 26.76, हावड़ा 26.2, ईस्ट बर्धमान 25.89, नॉर्थ बस इतना काफी है जी, इतना रेलेवेंट है। अब स्विच कीजिए वो दूसरे पिक्स में, 2011 वाली। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, आप नोटिस करोगे जो सीटें टीएमसी ने जीती है वो ज्यादातर हिंदू मेजोरिटी एरियाज पे जीती है। कोलकाता में पूरी स्वीप मारी है। टीएमसी की ये इंपॉर्टेंट बात है कि टीएमसी जो है वो एक्चुअली में साउथ बंगाल की पार्टी है, कोलकाता शहर वालों की पार्टी है, जो धीरे धीरे एक्सपांड हुई। मुस्लिम वोट बैंक जो थी वो ज्यादातर कांग्रेस और सीपीएम को वोट दे रही थी। आप देखो तो मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, साउथ 24 परगना ज्यादातर कांग्रेस या सीपीएम वाले जीते। ये सबसे बड़ी रीजन है क्योंकि टीएमसी और ममता दीदी इतनी ज्यादा मुस्लिम अपीजमेंट करती है, बिकॉज मुस्लिम वोटर्स वर नॉट द नेचुरल वोटर्स ऑफ टीएमसी, इट वॉज ऑलवेज द अर्बन हिंदूज। जो प्रेसिडेंसी है जो फेज 2 में आई है, वहां के हिंदू थे जो उनके कोर वोट बैंक। अब आगे 2021, सारा खेल तब बदला जब 2019 में बीजेपी ने करीब 18 लोकसभा सीट जीत ली। एकदम से जो मुस्लिम वोटर्स थी वो इनसिक्योर हो गई इसको देख के।
और सीपीएम कांग्रेस भी इनसिक्योर हो गई। तो मुस्लिम प्लस कांग्रेस सीपीएम के जो हिंदू वोटर्स थे उसमें एक साइकी बनी। 21 में किसी भी तरह से बीजेपी को नहीं आनी चाहिए, ये मेन बात है। इसकी वजह से सीपीएम और कांग्रेस ने इंश्योर किया हम हारे, हम जीरो हो जाएंगे, पर बीजेपी को नहीं आनी चाहिए। इसकी वजह से उनका जो मुस्लिम वोट था पूरा का पूरा टीएमसी में चला गया। जबकि 2026 में मेन फर्क ये है कि जो सीपीएम और कांग्रेस है उनकी मेन साइकी ये बन गई है कि कुछ भी हो जाए टीएमसी को वापस नहीं आनी चाहिए। ये जो 10-15% जो एक्स्ट्रा वोट थे सीपीएम और टीएमसी वालों का, वो प्राइमरली बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया इस बार, टू एंश्योर टीएमसी डजंट विन। बाकी जो देना है दे दे। मुझे याद है एक इंस्टा इन्फ्लुएंसर है शिमांती चक्रवर्ती, वो कम्युनिस्ट सपोर्टर है, जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, जर्नलिज्म कर रही है बैचलर्स। उसने रील डाली थी, बड़ी वायरल हुई। उसके फैमिली में चल रहा भीषण डिबेट इलेक्शन में, किसको वोट देना है, किसको वोट देना नहीं चाहिए। एंड में कंक्लूजन ये निकालती है कुछ भी हो जाए टीएमसी को हारनी चाहिए। आज एक एवरेज वामपंथी में भी ये माइंडसेट बन गई, उन्हें किसी भी तरह से टीएमसी को हराना है, चाहे बीजेपी को भी वोट क्यों ना देना पड़े, पहले राम फिर बाम, ये ऐसी। अब इसके बीच में मुस्लिम वोट है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो तो जाएगी टीएमसी की तरफ। पर इसमें मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस बार सीपीएम और कांग्रेस अलग अलग अलायंस बना के लड़ रही है, नॉट इन टुगेदर, तो हो सकता है मुस्लिम वोट भी स्प्लिट हो। पहले हो रहा था 90 to 95% मुस्लिम वोट टीएमसी में जा रहा है, हो सकता है इस बार 80 to 85% जाए। मुस्लिम वोट नहीं जाएगा, मुस्लिम आपसे और मुझसे बहुत ज्यादा समझदार है, वो टीएमसी को छोड़ के एकदम कहीं नहीं जाएगा। मुसलमान अपनी वोट की कीमत जानता है और वसूलता है, हिंदू तो अपना वोट कहीं भी दे देता है। आज ममता अगर बंगाल में अभी भी जिंदा है इतने गुनाहों के बाद भी, तो उसके लिए हिंदू वोटर भी जिम्मेदार है, मुसलमान तो भाई उनका तो अलग है। तो मैं इस वीडियो बड़ी लंबी हो गई, इसको समाप्त करूंगा तरुण भाई, अगली वीडियो फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। जय।